हेलो एवरीवन। तो 28 क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 61। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट। तो अभी हमने जस्ट देखा, ये आर्टिकल 61 है, इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनकी इम्पीचमेंट की बात करता है, आर्टिकल 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच one of the following articles the procedure for removal of the president of India through the process of impeachment had been laid down। ठीक है, तो आर्टिकल 61, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। बिल्कुल रिमूव हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? थ्रू द इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से वो जो है अपने टर्म कंप्लीट करने से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मे बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में, बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से हाउस में ये जो है स्टार्ट हो सकता है? ठीक है, पावर किसको पावर है कि वो जो है इम्पीचमेंट का मोशन इनिशिएट कर दे? तो देखिए, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा में कर दे चाहे वो लोकसभा में कर दे, किसी भी जो है हाउस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के उस पर इम्पीच कर सकते हैं। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बहुत ही क्लियर है कि ना स्पीकर करेंगे, ना चीफ जस्टिस करेंगे, ना ही जो है वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ये जो हमारा पार्लियामेंट है, दोनों हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कहीं भी इम्पीचमेंट का मोशन मूव किया जा सकता है। तो आंसर होगा द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रियर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो उनको नोटिस देनी पड़ेगी, ऐसे ही अचानक से हम उनको इम्पीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि इम्पीचमेंट का मोशन मूव किया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 1, the process of the impeachment can be started from either house of the parliament and it is required to give prior notice at least 14 days। ठीक है, 61(2) के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 14 डेज की नोटिस देनी बहुत ज़रूरी है, इन राइटिंग, वो भी लिखित में, वर्बल नहीं, राइटिंग में, विच मस्ट बी साइन बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस हु हैव गिवन देयर इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जिस हाउस में ये जो है मोशन स्टार्ट किया जा रहा है, वहाँ पे जो है एट लीस्ट 1/4, नॉट लेस देन 1/4, ठीक है, 1/4 जो है मेंबर उस पर साइन किए हों। ठीक है, और तब लिखित में नोटिस दे सकते हैं 14 दिन पहले कि इम्पीच किया जाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। मैंने बताया था कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। तो कौन ऐसे हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट हैं, बट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द, बट द जो जो इलेक्टोरल प्रोसेस के कॉलेज के पार्ट हैं वो पार्ट नहीं है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के। ठीक है ना, तो बहुत बार जो है रिपीट हो गया, आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो ये इम्पीचमेंट के पार्ट नहीं है बट इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट है। वो कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हमने बताया था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज में, इलेक्शन में, बट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन स्टार्ट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61 of the constitution. Members of the state legislative assembly do not participate in the process of impeachment, though they take part in the election process of the president. It is known as the state legislative council are not the part of the electoral college and do not take part in the election of the president. The procedure of impeachment of the president of India is quasi judicial process। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, दिस इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो ये क्या है? इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, क्या है ये? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वैकेट द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी फिल्ड विद इन। ठीक है,
टू द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी फिल्ड विद इन। ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वैकेंट हो गया हो तो उसको कितने टाइम में फिल कर देना चाहिए, तो वो जो है 6 मंथ्स का टाइम होता है, 6 मंथ्स में फिल हो जाना चाहिए। आर्टिकल 62(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट द वैकेंट या vacate post of the president should be filled within 6 months from the date of the occurrence of the vacancy because of this his death, resignation and removal। ठीक है, चाहे अब उनका डेथ हो गया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो या रिमूवल हो गया हो, किसी भी केस में अगर सीट वैकेंट होती है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर ही उसको फिल कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 39। In case of vacancy arising from any cause other than the expiry of the term of the president in office, an election to be filled the vacancy must be held। ठीक है, within 6 months of the date of the occurrence of the vacancy। पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 महीने के अंदर जैसे ही वैकेंसी होती है उसके 6 महीने के अंदर जो है ये सीट को फिल कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, what is the deadline to fill the occurrence of the vacancy due to the death, resignation or removal of the president of India? तो it is 6 months। ठीक है, यही जो है हमारी क्या है, ये डेडलाइन है। Next is for how long can the vice president act as the president when the president cannot perform his duties for reasons of death, resignation, removal or otherwise। तो देखिए 6 मंथ्स, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने में उनकी पोस्ट आ जानी चाहिए, कोई ना कोई वैकेंसी फिल होनी चाहिए किसी तरीके से, तो 6 महीने तक वो काम कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट। अगर वो रिजाइन कर देते हैं, उनका डेथ हो जाता है या उनका रिमूवल हो जाता है, तो 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट विल वर्क एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो in case of vacancy for the post of the president, it should not be vacant for more than 6 months, so vice president can hold the office not more than 6 months। देखिए इसमें एक चीज़ और बनता है, जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है जब प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे तो उनके जो वेतन भत्ते होंगे, उनकी सैलरी जो अलाउंसेस होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा इन केस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। कौन ऑक्यूपाई करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के वो ऑक्यूपाई करेंगे। आर्टिकल 65 डिस्क्राइब दैट द इवेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ any vacancy in the post of the president by reason of his death, resignation or removal or otherwise, the president shall act as the vice president shall act as the president until the date on which a new president elected in accordance with the provisions of the chapter to fill such vacancy enters upon his office। ठीक है, मतलब जब तक कोई प्रेसिडेंट अगर उनका जो है सीट वैकेंट हो जाता है, चाहे उनकी डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या और कोई भी कारण हो, और तब तक उस पोस्ट पे अगर 6 महीने के भीतर कोई जो है एक नया इलेक्शन नहीं हो जाता है, नए प्रेसिडेंट नहीं आता, तब तक जो उनकी पोस्ट जो वैकेंसी होगी यानी 6 मंथ की होगी, वो प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट उसको उसका जो कार्यभार है वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट, देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट आल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट जो है हमारे उनकी सीट वैकेंट हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके उनकी जगह पे फिर कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, तो वो कौन होंगे। देखिए ऑप्शन हमारे हैं वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर विल बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही होंगे। तो देखिए President discharges his functions Act 1969 of India provides the Chief Justice of India CJI shall act as the President of India in the event of the office of both the President and Vice President vacant. In the absence of CJI, the senior most judge of the Supreme Court shall perform the function of the President। ठीक है, अगर वो भी नहीं रहेंगे तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो जज होंगे अगर सीजीआई भी नहीं रहते हैं तो वो जो है प्रेसिडेंट की तरह फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट है इफ द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन ऑफिशिएट करेगा, तो अगर दोनों ही नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो सीजेआई करेंगे। ठीक है, सीजेआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट है इफ इन इंडिया द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, the office of the president will temporarily be held by, so it will be held by the CJI, Chief Justice of Supreme Chief Justice of Supreme Court। ठीक है,
नेक्स्ट है हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, कौन है एग्जीक्यूटिव हेड, तो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53(1) executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. Who one of the following articles of the constitution with the executive power of this union in president, कौन कर सकता है, तो आर्टिकल 53, ठीक है। who one of the following articles of which one of the sorry which one of the following articles of the constitution with the executive power of the union in president, तो आर्टिकल 53 कहता है कि जितनी भी executive powers हैं, ठीक है, यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में निहित हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 53। नेक्स्ट इज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन, किस में होती है सारी एग्जीक्यूटिव पावर, इट इज इन द प्रेसिडेंट, ठीक है, इट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसके पास है ये, तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, दो क्या है, असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी करेक्ट। दूसरा हमारा है एग्जीक्यूटिव पावर्स इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड है एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए और आर सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये क्यों कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद द कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए सिर्फ इसलिए कि जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव पावर है, ये दोनों ही करेक्ट है बट इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president. According to Article 77, all the executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president. Thus, both assertion and reason are correct, but R is not appropriate explanation of A. Next is consider the following statement and select the correct answer from the quote given below. क्या है? The executive power of the union is vested in the prime minister. ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रेसिडेंट में होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये भी सही है, तो यानी कि वन गलत हो जाएगा, 2 and 3 ये दोनों ही सही है, हमारे 2 and 3 सही हैं। तो देखिए, और अच्छा 4 भी है, द प्राइम मिनिस्टर at the time of his appointment need not to be the member of either house of the parliament, बिल्कुल सही है। तुरंत अगर नहीं होते मेंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 3 4 सही है, तो 2 3 4 यानी सी सही होगा, ठीक है। तो देखिए सी है, according to article 53(1) of the constitution, executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through the officers subordinate to him. The prime minister is appointed by the president and is the head of the council of ministers, and it is not necessary for the president to be member of either house of the parliament at the time of his appointment as the prime minister of India. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्सरसाइज अपनी पावर करते हैं, कैसे करते हैं, ईदर डायरेक्टली थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है, थ्रू मिनिस्टर्स, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट, नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव। तो देखिए ये होगा ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, ये ए आंसर हो जाएगा। Article 52 of the Indian Constitution provides that there shall be the President of India. According to Article 53(1), the executive power of the Union shall be vested in the President. जो executive power होती है यूनियन की वो किस में होती है, प्रेसिडेंट में होती है, and shall be exercised by him either directly or through the officers subordinate to him, ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज करते हैं या तो फिर जो है डायरेक्टली करते हैं या फिर उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर उनके अपने ऑफिसर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सही हो जाएगा हमारा बी, इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड, अब इसमें कुछ और करना नहीं है, बी ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कुछ पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, कौन कौन से, प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं और जो हमारा लोकसभा होता है, ठीक है ना, ये पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग्स, ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, कौन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग
amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matters for the reconsideration by the Council of Minister. तो ये आर्टिकल 44 है, फिर से समझ लीजिए ध्यान से. देखिए, which one of the following amendments of the Indian Constitution empowers the President to send back any matters for the reconsideration for the Council of Minister. पहले क्या था कि पहले जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी उनको राय देते हैं या जो भी रिकमेंडेशन होती है उनके, वो सीधे जो है वो भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं थी कि वो उसको रिटर्न बैक कर सके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन करने के लिए. लेकिन अब 44th अमेंडमेंट एक्ट, जनता जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये इनको पावर दे दी गई है कि उनको रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं. लेकिन अगर फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है तो ये जो है बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनको जो है उस पर फिर अपनी सहमति देनी पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर the council of minister to reconsider such advice. President may send back any matter for reconsideration as provided by article 44 act 1978. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन किसके, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. अगर यूनियन कैबिनेट रिकमेंड करती है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 2b द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व the House of the People Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers as per the Article 74(1). The President of India can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of किसके, तो यही है किसके रिकमेंडेशन पे, लोकसभा के, यानी कि हाउस ऑफ पीपल के रिकमेंडेशन पे, सॉरी कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज्वाइंट कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे उसको डिसॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन बाय. ज्वाइंट सिटिंग कौन समन कर सकता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं. ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द काउंसिल ऑफ द स्टेट कैन बी समन बाय द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ज्वाइंट सिटिंग बार बार एग्जाम में आता है, आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा 108 है. ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों जो है समन किया सकता है आर्टिकल 108 के अंदर, और ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 समन बाय. तो ये कौन समन करेगा, ये प्रेसिडेंट करेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कौन कॉल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ज्वाइंट सिटिंग नहीं, 108 में है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर है हमारा ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर. ये हमारा डी होगा. देखिए, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर. तो 87 डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट. इट सेज दैट एट द commencement of the first session after each general election of the House of the People and at the commencement of the first session of the each year, the President shall address both the houses of the Parliament assembled together and and inform the Parliament of the House of the cause of its summon. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है, ए हमारा है ही इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है. He participates in the dissolution of both the houses, participates in the discussion in the both the houses. He address the joint sitting both the houses every year, सही है. He can promulgate ordinances in certain cases, तो हमारा बी हो जाएगा. बी नहीं सही है. देखिए, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिस्कशन में, ठीक है, दोनों हाउसेस के, तो बी गलत हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज constituent part of the parliament and he addresses the houses at a joint meeting every year. He can promulgate ordinances. आर्टिकल 1 to 3 में ordinances है promulgate करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की during the recess of the parliament and he does not participate in the parliamentary discussion. ठीक है, parliamentary discussions में वो participate नहीं करेंगे. Next is the only instance when the president of India exercise his power of veto is related to. तो वीटो पावर कहाँ पे है, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस पहली बार जो है वीटो पावर जो एक्सरसाइज किया गया इंडियन प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनके थ्रू, तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस है अमेंडमेंट बिल, इसमें वीटो का यूज किया गया था. देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अप्लाइड एब्सोल्यूट वीटो ऑन द, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी जो है अप्लाई किया था एब्सोल्यूट वीटो का ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओवर द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल 1954, वेयर इज द प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह डिसाइडर
pocket veto in Indian Post Office Amendment Bill 1986. Hence, the pocket veto can be regarded as the veto power used by the president ऑन हिज डिस्क्रिशन. ठीक है, तो वीटो पावर अपने डिस्क्रिशन पे लिया जाता है. लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीटो जो है एब्सोल्यूट वीटो जो पावर का यूज़ किया था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया था. बल्कि जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो पॉकेट वीटो का यूज़ किया था वो अपनी डिस्क्रिशन पे किया था, अपनी स्वतंत्र इच्छा पे किया था. तो आर्टिकल सी जो हमारा करेक्ट आंसर है. और नेक्स्ट हमारा 64 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.